रैप ओवर द नकल। इसका मतलब है किसी गलती के लिए एक बहुत ही हल्की सी एक फॉर्मल सी डांट या चेतावनी देना। इसमें सजा देने का इरादा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि मकसद सिर्फ सुधार का एक इशारा देना है। तो ये एक ऐसी डांट है जो सीरियस नहीं है, बस एक याद दिलाने के लिए है कि देखिए, नियमों का पालन जरूरी है। इसका मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें बड़े ही शालीन तरीके से सही रास्ते पर वापस लाना है। तो इस इडियम को इस्तेमाल कब करते हैं? अक्सर ऐसी सिचुएशंस में जहां एक क्लियर पावर डायनामिक है, मतलब एक तरफ कोई अथॉरिटी फिगर है, जैसे कोई जज या एक सीनियर बॉस, और दूसरी तरफ कोई इंसान जिसने कोई मामूली सी गलती कर दी है। यहाँ पर खास बात यह है कि उस अथॉरिटी के पास सख्त एक्शन लेने का पूरा हक है, लेकिन वो जानबूझकर एक नरम रास्ता चुनते हैं। शायद इसलिए कि गलती इतनी बड़ी नहीं थी, या शायद वो उस इंसान को एक और मौका देना चाहते हैं। तो ये विवेक और दया का प्रतीक बन जाता है। जैसे कि इस सेंटेंस में कहा गया है, द जज गेव हिम अ रैप ओवर द नकल्स एंड लेट हिम गो। कॉल अ स्पेड। ये इडियम एक ऐसे एटीट्यूड को दिखाता है जहां सच को बिल्कुल उसके असली, बिना किसी लपेट के सीधे सीधे कहा जाता है। इसका मतलब है चीजों को वैसा ही बोलना जैसी वो हैं, बिना किसी शुगर कोटिंग के। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके पीछे सोच ये है कि कभी-कभी सच्चाई को नरम शब्दों में बोलने से उसकी जो सीरियसनेस है वो कम हो जाती है। इसलिए क्लैरिटी के लिए भले ही सच सुनने में थोड़ा कठोर लगे, उससे जैसा है वैसा ही कहना जरूरी हो जाता है। इसका इस्तेमाल आम तौर पर उन हालात में होता है जहां किसी नाजुक या अनप्लेजेंट सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही हो, जब लोग सीधी बात करने से बच रहे हों और घुमावदार भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों, तब ये इडियम उस धुंध को साफ करने का काम करता है। ऐसे में कोई एक शख्स आगे बढ़कर कहता है कि अब इस मामले पर पर्दा डालना ठीक नहीं है, सच का सामना करना ही बेहतर है। ये एक तरह से सीधे मुद्दे पर आने का आह्वान है। जैसे इस वाक्य में बिल्कुल साफ है, लेट्स कॉल अ स्पेड, द प्रोजेक्ट वॉज अ फेलियर। गिफ्ट ऑफ द गैब, ये मुहावरा एक बहुत ही खास क्षमता को डिस्क्राइब करता है, बोलने की एक ऐसी कला जो नेचुरल भी हो और असरदार भी। इसका मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास ऐसी जबान है जिससे आप लोगों को आसानी से मना सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर गिफ्ट शब्द पर गौर करना जरूरी है। ये इस बात का इशारा है कि ये जो कला है ये अक्सर एक नेचुरल टैलेंट मानी जाती है, एक जन्मजात प्रतिभा, न कि सिर्फ प्रैक्टिस से सीखा हुआ कोई हुनर। इस इडियम का इस्तेमाल खास तौर पर उन प्रोफेशंस के लिए होता है जहां कामयाबी का पूरा दारोमदार ही इस बात पर है कि आप कितने असरदार तरीके से बोलते हैं। जैसे एक वकील, एक सेल्स पर्सन या एक पॉलिटिशियन, इन सभी के लिए अपनी बात इस तरह से रखना कि सुनने वाला उस पर यकीन कर ले, बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों के पास ये नेचुरल टैलेंट होता है, उन्हें इन प्रोफेशंस में एक कुदरती बढ़त मिल जाती है। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण इस सेंटेंस में है, You need the gift of the gab to be a good salesman. Pat on the back, ये मुहावरा उस इनफॉर्मल तारीफ और अप्रिसिएशन को दिखाता है जो किसी अच्छे काम के लिए दी जाती है। ये किसी फॉर्मल रिवॉर्ड से अलग है, जैसे कोई बोनस या प्रमोशन। ये एक इमोशनल एनकरेजमेंट है। किसी की पेट थपथपाना भले ही एक छोटा सा जेस्चर हो, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। ये उस इंसान को महसूस कराता है कि उनके काम को देखा गया, उसे समझा गया और सराहा गया। ये मेहनत को रिकॉग्निशन देने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। इस इडियम का इस्तेमाल अक्सर मोराल या हौसला बढ़ाने के लिए होता है। ये तारीफ किसी और से मिल सकती है, जैसे एक बॉस से या किसी साथी से। लेकिन इसका एक और अहम पहलू है, सेल्फ अप्रिसिएशन। जब कोई मुश्किल काम पूरा हो तो खुद को एक पैट ऑन द बैक देना, यानी अपने किए हुए काम को खुद सराहना भी उतना ही जरूरी है। तो चाहे ये तारीफ बाहर से मिले या अंदर से, इसका मूल मकसद हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना होता है। इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल इस वाकया में देखिए, अ पैट ऑन द बैक कैन मोटिवेट एम्प्लॉइज। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये मुहावरा एक ऐसे बिहेवियर को दिखाता है जिसमें एक कंसिस्टेंट स्टैंस नहीं होता। यह उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी मामले पर अपने विचार या अपने फीलिंग्स बहुत तेजी से बदलता रहता है। एक पल में वो किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड और सपोर्टिव होते हैं, यानी हॉट, और अगले ही पल बिना किसी साफ वजह के वो उसी चीज के प्रति बिल्कुल बेपरवाह या विरोधी हो जाते हैं, यानी कोल्ड। उनके इस लगातार बदलाव के कारण उनके असली इरादों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस इडियम का प्रयोग खास तौर पर
किसी की अनिश्चितता यानी इनडिसाइसिवनेस और अनरिलायबिलिटी को हाईलाइट करने के लिए होता है। जब कोई इंसान बार बार अपना स्टैंड बदलता है तो उस पर निर्भर रहना या उसके साथ कोई प्लान बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उनके इस रवैये से दूसरों के मन में कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि उनकी असली मंशा कभी साफ नहीं हो पाती। इसका एक बिल्कुल साफ उदाहरण इस आखिरी वाक्य में है। He blows hot and cold about moving to a new city. हेनपेक्ट हस्बैंड। अच्छा, ये जो फ्रेज है ये शादीशुदा जिंदगी की एक ऐसी डायनामिक को बयान करता है जिसे समझने के लिए ना थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है। देखिए, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि झगड़ा हो रहा है या कोई बेइज्जती हो रही है, नहीं, बल्कि ये उस बहुत ही सूक्ष्म यानी सटल सिचुएशन के बारे में है जहां एक पार्टनर, इस मामले में हस्बैंड, के विचारों को, उनके फैसलों को लगातार कम अहम समझा जाता है। मतलब छोटे से लेकर बड़े तक हर डिसीजन में उनकी आवाज जैसे धीरे धीरे दम पड़ जाती है या उनकी राय को उतना वजन नहीं मिलता। तो इस इडियम का इस्तेमाल कब होता है? ये अक्सर सोशल सर्कल्स में सुनने को मिलता है, खासकर दोस्तों के बीच। कभी कभी हंसी मजाक में कहा जाता है, उस हस्बैंड की तरफ इशारा करते हुए जो शायद हर बात में अपनी वाइफ की सलाह या उनकी मर्जी से चलता हुआ दिखता है। तो ये एक तरह से ना उस रिश्ते में पावर के असंतुलन यानी पावर इम्बैलेंस को एक बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में हाईलाइट करता है। इसीलिए ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ये सुनने को मिल सकता है, हिज फ्रेंड्स टीज हिम फॉर बीइंग अ हेनपेक्ड हस्बैंड। डाउन इन द डंप्स, ये जो फ्रेज है ये मामूली सी उदासी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस एहसास को डिस्क्राइब करता है जब मन एकदम भारी हो और अंदर से सारी एनर्जी, सारा उत्साह जैसे खत्म हो गया हो। ये वो स्थिति है जब कोई इंसान किसी खास निराशाजनक घटना या किसी सेटबैक के बाद एक गहरी निराशा के साए में चला जाता है। उनका जो स्पिरिट होता है यानी उनका जोश, वो बहुत लो हो जाता है और उन्हें चीजों से खुशी मिलनी बंद हो जाती है। तो इस ईडियम का इस्तेमाल तब बिल्कुल सही माना जाता है जब हम किसी ऐसी उदासी की बात कर रहे हों जो किसी असफलता या धक्के के बाद आई है और कुछ समय से बनी हुई है। ये सिर्फ एक पल का बुरा मूड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये किसी के लो इमोशनल स्टेट को बताने का एक कंपैशनेट तरीका है जो दिखाता है कि सामने वाला इंसान सच में एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जैसे इस सिचुएशन में, शी हैज बीन डाउन इन द डम्प्स सिंस शी फेल्ड द टेस्ट। हाई फाइव, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एक्शन है। एक ऐसी एनर्जी है जो सेलिब्रेशन को या आपसी सहमति को दिखाती है। जब दो लोग किसी सफलता, खुशी या अग्रीमेंट के पल में जोश से एक दूसरे की हथेली पर हथेली मारते हैं ना, उसे ही हाई फाइव कहते हैं। ये पूरी दुनिया में जीत और कमराडरी यानी दोस्ती और साथीपन का एक यूनिवर्सल साइन बन चुका है। ये एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस यानी सहज अनुभव है। ये एक्शन खास तौर से उन लम्हों के लिए बना है जब कोई अकेले नहीं बल्कि किसी के साथ मिलकर कुछ हासिल करता है। सोचकर देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पूरा होने पर हो या निजी जिंदगी में कोई अच्छी खबर मिलने पर। ये आपसी जुड़ाव और उस एक पल के यस वी डिड इट वाले सेलिब्रेशन को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर्स गेव ईच अदर अ हाई फाइव आफ्टर द गोल। हैंड्स डाउन, इस फ्रेज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब यह बताना हो कि कोई जीत या कोई चीज बिल्कुल आसानी से बिना किसी शक के हासिल हुई है। ये एक ऐसी स्थिति को बताता है जहां जैसे कोई मुकाबला था ही नहीं, रिजल्ट पहले से ही तय लग रहा था। ये किसी चीज की एब्सोल्यूट सुपीरियरिटी यानी पूर्ण श्रेष्ठता को एक्सप्रेस करता है। मतलब इसमें कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं होती। अच्छा, इसका यूज केस तब बनता है जब हम किसी रिजल्ट की आसानी और निश्चितता पर जोर देना चाहते हैं। इससे ये एहसास होता है कि जीतने वाला बाकी सबसे बहुत आगे था, इतना आगे कि आखिर में कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल इसकी शुरुआत हॉर्स रेसिंग से मानी जाती है। जब एक जॉकी जीत के बिल्कुल करीब होता था, उसे आखिरी पल में जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो वो आराम से घोड़े की लगाम नीचे कर लेता था, यानी हैंड्स डाउन। इसीलिए आज इसका ये मतलब है, जैसे कि ही वन द रेस हैंड्स डाउन। एट लो एब, इस इडियम को समझने के लिए समुद्र के ज्वार भाटे को इमेजिन कीजिए। जब भाटा यानी एब टाइड होता है तो पानी अपने सबसे नीचे स्तर पर चला जाता है। ठीक उसी तरह ये इडियम किसी चीज के सबसे नीचे स्तर पर या गिरावट की स्थिति में होने को डिस्क्राइब करता है। ये सिर्फ इंसान की फीलिंग्स के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस, टीम का मोराल यानी हौसला या किसी की किस्मत जैसी चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये एक कमजोरी या घटी हुई एनर्जी के दौर को दर्शाता है।
तो ये फ्रेज खास तौर पर एक ग्रुप की कलेक्टिव फीलिंग या एक आम सिचुएशन को बताने के लिए बहुत प्रभावी है, जब वो बुरी हालत में हो। ये कम एनर्जी, उत्साह की कमी और एक आम निराशा की तस्वीर पेश करता है। इसका इस्तेमाल किसी टीम के मूड, कंपनी की परफॉर्मेंस या पूरी इकोनॉमी की स्थिति बताने के लिए किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, एक ऑफिस के माहौल को डिस्क्राइब करने के लिए मोराल इन द ऑफिस इज एट अ लो एब,